तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो हमें देखो इसका फॉर्मूला करना है ना, कि जो भी कोई भी जो सेल होता है, ठीक है ना, सेल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब क्या, जिससे हाँ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी से काय में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये LOAN से हम ये लर्न रख सकते हैं ना, कि जो लेफ्ट में क्या बनाते हैं हम, ऑक्सीडेशन होता है, और उसको क्या बोलते हैं एनोड, और ये कैसा होता है नेगेटिव। अब देख लो, वैसे तो पहले सब लिखा है तो सब है, मगर फिर भी यदि उसमें लिखना थोड़ा सा तो लिख भी लो, ठीक है, कि है ना, वैसे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है ना कि जो लेफ्ट में बनाते हैं वो एनोड होता है, ठीक है। एनोड तो खैर हमेशा लेफ्ट में ही बनाएंगे, चाहे कोई सा भी सेल हो, ठीक है। कैथोड हमेशा राइट में बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, और कैथोड उल्टा हो जाएगा, है ना। कैथोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। लेकिन कोई सा भी देखो सेल हो, हमेशा क्या होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है ना। और दूसरे टाइप का सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से है ना क्या बनती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बस ये साइन ऑफ एनोड कैथोड उल्टे होते हैं ना, इसमें कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कि साइन में कभी कंफ्यूजन नहीं हो ना। वैसे कोई आपसे साइन पूछेगा नहीं, लेकिन क्या होता है जब हम वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाता है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। यदि हमने कैथोड को पॉजिटिव बना तो उस तरफ पॉजिटिव कैसे जाएगा, है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसलिए कैटायन जो होता है वो हमेशा कैथोड की तरफ जाता है, पॉजिटिव वाला, और एनायन जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाला एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि उसमें साइन ऐसे रहते, ठीक। तो ये इस ध्यान रखना है ना, नहीं तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। एक में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और एक में इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो ये हमें कहाँ पे काम आता है, जैसे फेराडे लॉ वगैरह में ना, जिसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ये पता करना रहता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन तो देखो, हमें क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेंगे कि ऐसा, लेकिन कभी पूछे तो ये आंसर कभी पूछ सकते हैं। वैसे एक दे रखा है एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन, जिंक और उसका उसका कोई का सेल बना के दे रखा है, उसमें पूछा है कौन सा निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा उसमें, एनोड वाला, क्योंकि वहां रिएक्शन से वो हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और जहां तक ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी पूछेंगे तो इन्हीं के पूछेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल के, है ना, इनके नहीं पूछेंगे। ये तो हमारे लिए उसलिए ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हमेशा क्यों कैथोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है, और फिर पॉजिटिव वाले का वहां रिडक्शन हो जाता है, ठीक। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के 4-5 क्वेश्चन है देखो जो हमें एनसीईआरटी में दिए है ना, तो वो कभी पूछ सकते हैं उनका, है ना। और मुझे ये नहीं लगता कि उसका कोई
वैसा पूछेंगे, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही लिखने रहेंगे, है ना, क्योंकि पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ये, है ना, 1 मार्क का ही पूछेंगे, तो सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखने रहेंगे, है ना, उसके पीछे कैसे आए वो ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 3-4 चीजें देखो उसमें लिखते हैं, है ना, कि 3-4 चीजों को ध्यान में रखना, वो पार्ट थोड़ा कम करा हुआ है ना, इसलिए उसको पहले करते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, सबसे पहले NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, है ना, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। हम सबसे पहले देखो यही कर रहे हैं, है ना, फिर इसके बाद बाकी वो नस्ट इक्वेशन और उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पार्ट कम करा हुआ है और मतलब कम पड़ा हुआ है, इसलिए इसको पहले कर लेते, ठीक है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो देखो अब इसमें एक्वस है ना, तो अब जो हमें जहां तक है, हमें बोर्ड में तो एक्वस वालों का ही पूछेंगे, ठीक है, एक्वस वालों, ठीक। तो अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, सबसे पहले हम इन सब के प्रोडक्ट लिख लेते, 4-5 है देखो उनके, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा जो कैथोड होगा, है ना, कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव वाले जाते हैं ना, तो H पॉजिटिव और इसमें से H जल्दी जाएगा, ठीक है। एंड में हम ये भी लिख लेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो H2 बनेगा, और एनोड पर क्या बनेगा, Cl2, ये है ना, तो देखो इसके प्रोडक्ट ये रहेंगे H2 और Cl2, कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2, ठीक है ना। अब ये पूछ सकते हैं कि why H2 is formed at कैथोड, तो उसका रीजन ये होता है कि हाँ, ऐसे देखो, ये एक लाइन लिख लो इसमें, है ना, कि H2 ही क्यों कैथोड पे हमें मिला, है ना, तो H2 का रीजन क्या है, बिकॉज, है ना, एट कैथोड दैट रिएक्शन इज प्रेफरेबल, एट कैथोड दैट रिएक्शन इज प्रेफरेबल which has more स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, कैथोड पे हमेशा वो रिएक्शन होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। सोडियम का निगेटिव होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा हो गया, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, हाइड्रोजन विच हैज मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, वो मिलेगा हमको किस पे, कैथोड पे, है ना। तो देखो ये ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कोई से भी याले सब आएंगे तो उसकी जगह हमेशा हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। सिर्फ सिल्वर और कॉपर जो हमें देखो आते हैं, उनमें से सिल्वर और कॉपर का ध्यान रखना, उसके अलावा सब में हाइड्रोजन ही आंसर लगा, ठीक है। सिल्वर और कॉपर में जो भी आए वो आंसर आएगा कैथोड, ठीक है। तो देखो एक तो ये इससे ध्यान ही रह जाएगा, तो हमें ज्यादातर बस ये 3 का ही पूछेंगे, सिल्वर वाला, कॉपर वाला और ये सोडियम, ठीक है क्या। तो तीनों में से NaCl वाले में तो हाइड्रोजन, है ना, बाकी में सिल्वर का कुछ दिया, AgNO3 दिया तो सिल्वर, है ना, वो भी लिख लेंगे अभी, है ना, ऐसा। लेकिन रीजन वही है क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो होंगे, ठीक है। और कैथोड पर फिर उल्टा होगा, है ना, कि विच हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल, वो कैथोड, वो एनोड पे मिलेगा, सॉरी, है ना, एनोड पे उल्टा होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पे मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सेप्शन हो रहा है, ठीक है, मिलना चाहिए था ऑक्सीजन, मिलता है क्लोरीन, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में पहले भी आ चुका है कि वाई क्लोरीन इज फॉर्म इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वाई क्लोरीन इज फॉर्म इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, इसमें अलग लिखना आंसर, ये एक्सेप्शनल केस है, मिलना ऑक्सीजन चाहिए था। देखो यहां तो वो मिलेगा जिसका कम हो,
जबकि ऑक्सीजन का कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, फिर भी ये मिल रहा है। तो इसका आंसर देखो लिखना है, हाँ इसका आंसर क्या लिखना है, बिकॉज वाई क्लोरीन इज फॉर्म इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। यहां बनना चाहिए था ऑक्सीजन, मगर बन रहा है क्लोरीन एट एनोड। ठीक है, तो इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर एक्स्ट्रा पोटेंशियल, बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा पोटेंशियल, है ना। तो जब तक हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, क्लोरीन ही बनेगा। बस यही आंसर लिखना है इसका, बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पोटेंशियल। ठीक है, और वो नहीं, हमें तो नॉर्मल पूछा हुआ है, कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो इसलिए क्या बनेगा, क्लोरीन। तो जब भी यदि क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन ही आंसर आएगा। ठीक है, किस पर, एनोड पर, है ना। ठीक है, तो अब हाँ हाँ वो एक ही बात है, ओवर पोटेंशियल और एक्स्ट्रा पोटेंशियल है। ओवर मतलब भी ज्यादा, एक्स्ट्रा मतलब भी ज्यादा। ठीक है, ओवर पोटेंशियल भी लिख सकते। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो वाटर है इससे ऑक्सीजन बनना चाहिए, है ना। वाटर से दो चीज बनती है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो OH निगेटिव एनोड पे जाके क्या बनाता है, O2 बनाता है। ठीक है, और Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। ठीक है, जो इनकी E0 की वैल्यू है वो इसकी लेस है, इससे थोड़ी, है ना। लेकिन क्या होता है, OH निगेटिव से O2 बनना, इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। काइनेटिकली इससे ये अब O और H को अलग होना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी बाहर से, है ना। वो भी एनर्जी है, और इसलिए क्लोरीन चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसलिए क्लोरीन चले जाता है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन हमें देखो इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां से आंसर इतना ही लिखना। ठीक है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए फिर है ना। तो जब भी ऐसा होगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन में जब भी कंपटीशन होगी तो ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन आए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वाली रिएक्शन इट इज वेरी वेरी स्लो, है ना, वो स्लो होती है। तो स्लो होती है, तो यदि एक्स्ट्रा पोटेंशियल कर दिया तो वो फास्ट होने लग जाएगी, तो वो हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो उसके प्लेस पे ये रिएक्शन फास्ट है, इसलिए ये होने लग जाएगी। ठीक है, ये रीजन। तो देखो इसके हमारे ये प्रोडक्ट हो गए, है ना, एक्वस NaCl के। अब दूसरा हमको पूछ सकते हैं AgNO3 का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग बस प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको वह भी बताया कि क्या, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है इसलिए जनरली प्लेटिनम यूज करते हैं। ठीक है, नहीं है, कोई भी इनर्ट नहीं होता प्लेटिनम जितना। ठीक है, और फिर दूसरा यूज करेंगे तो वो खुद पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो कैथोड, तो कैथोड जो होता है, कैथोड पे देखो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन से भी ज्यादा किसका होता है, सिल्वर का। इसलिए कैथोड पे हमें क्या मिलने लग जाएगा, सिल्वर। ठीक, और एनोड पर अब क्या है, यहां पर देखो सिर्फ Cl और Br के केस में आपको Br2Cl2 करना है ना, ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है, लेकिन बाकी जैसे NO3 है, SO4 है, इन सब के कंपेयर में क्या होगा, इनका खुद का बहुत ही, मतलब जो बहुत ज्यादा है उसके कंपेयर में, और ये सब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। NO3 निगेटिव में N+5 है, तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज्ड है बहुत ज्यादा, है ना। तो उसका ऑक्सीडेशन फिर क्या है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्या दूसरा बस एक ही बचा, क्या, ऑक्सीजन, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो AgNO3 यदि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड करा तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर और ऑक्सीजन। ठीक है, और
यदि जैसे तुम बोल रहे थे इसकी जगह मान लो हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते, AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो दोनों ही जगह पे सिल्वर ही बनने लगे, मतलब एक जगह से सिल्वर निकलेगा और दूसरी जगह से सिल्वर क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट, क्योंकि Ag का जो होता है उसकी E0 वैल्यू ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, 0.80 ही होती है, और वो जो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है उसकी 1.2 होती है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, इसलिए ये ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप सबकी कहां से E0 वैल्यू ध्यान रखोगे, है ना। इसलिए ये प्रोडक्ट ध्यान रखना ज्यादा फायदेमंद। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड करोगे, हाँ हाँ, कॉपर 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 अभी उसका भी लिखेंगे ना कॉपर का। तो देखो, जब भी यदि AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड आएगा तो एनोड पर भी, है ना, Ag निकलेगा और कैथोड पे जाके Ag डिपॉजिट होगा, ठीक है। इसीलिए इसको यूज करते हैं इसकी रिफाइनिंग में, है ना, इन सब में यूज करते हैं। यदि इम्प्योर Ag है तो उसका क्या बना देंगे, एनोड, और एक पहले से प्योर Ag की स्ट्रिप लगा देंगे कैथोड में और AgNO3 में डाल देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पूरा इम्प्योर से Ag निकल के प्योर में जाके डिपॉजिट हो जाएगा ना। तो इसको यूज करते हैं इसमें, है ना, रिफाइनिंग प्रोसेस में, ठीक है। या किसी और चीज पे भी डिपॉजिट करना है तो भी हो सकता है, ठीक है। उसकी जगह मान लो कॉपर का लगा दिया तो भी सिल्वर जाके क्या हो जाएगा, कॉपर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पे सिल्वर ही रखा, कैथोड पे कॉपर लगा दिया और AgNO3 में डाल दिया तो कॉपर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी उसकी, है ना, सिल्वर जाके वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब यूजफुल होते हैं, है ना, इसीलिए पूछ सकते हैं। तो देखो 3 तो ये हो गए। अब CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, बीच में लगे CuCl2, है ना, एक्वस CuCl2, ठीक है। एक्वस में भी ज्यादातर इसलिए कराते हैं क्योंकि एक्वस में ये आयन में ब्रेक होते हैं ना, ऐसे ब्रेक नहीं होंगे, या तो फिर इनको ही मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए जनरली एक्वस में होते हैं, ठीक है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो देखो, अब कॉपर आ गया तो क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर, और एनोड पे अब फिर Cl आ गया है तो ऑक्सीजन की जगह एनोड पे फिर Cl2 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, इसको ध्यान रखना भी, है ना, काफी आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। तो ये, हाँ, लेकिन यदि मान लो यहाँ पे हम Cu इलेक्ट्रोड कर देंगे तो फिर Ag जैसे ही हो जाएगा, दोनों जगह CuC, ठीक है, क्योंकि Cu की E0 बहुत और भी कम होती है, 0.34 ही होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो उस केस में फिर ना क्लोरीन ना वो, है ना, बस। तो ये भी लिख लो, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कॉम्पिटेटिव है नहीं कि वो ऐसा बोलेंगे कि कॉपर में सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज करो, इसमें ये करो, है ना, इसलिए सिंपल सिंपल से आएंगे, है ना। तो सेम इसी का, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों पे ही कॉपर ना, इसलिए कॉपर की भी रिफाइनिंग ऐसे की जाती है ना, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, ठीक है, क्योंकि कॉपर की E0 सिल्वर से भी कम होती है ना, 0.34 ही होती, सिल्वर की 0.80 होती ना, और ऑक्सीजन की 1.2 होती, और क्लोरीन वाले की 1.3 के करीब करीब होती है ना। तो इसलिए इसी की सबसे कम है, तो इसलिए कॉपर ही होगा, ठीक है, एनोड, ठीक। तो देखो इनका ध्यान रखना ना, ये पूछे जा सकते हैं, है ना, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए, है ना, यही, ये दोनों में दिए हुए, 11th में भी दिए हुए रेडॉक्स चैप्टर में और 12th में भी दिए हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। तो इतना, और मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है इनको याद रखना, है ना।
जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा और यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन ही आंसर आ जाएगा, है ना। सिल्वर और कॉपर के केस में सिल्वर कॉपर आंसर आएंगे, है ना, और इलेक्ट्रोड भी सिल्वर कॉपर के करेंगे तो दोनों जगह वही वही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और NaCl के केस में NaCl, KCl, बाकी कोई भी पूछे 99% सभी में हाइड्रोजन आए कैथोड पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप इनका कर ही सकते हो। जैसे H2SO4 है ना, तो डाइल्यूट H2SO4 का करोगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन, देखो यहां तो कुछ है ही नहीं, इधर से भी हाइड्रोजन ही जाएगा, वाटर से भी हाइड्रोजन ही जाएगा, है ना। और एनोड पर ऑक्सीजन, क्योंकि डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट है तो इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, मतलब वाटर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। H2SO4 बहुत कम है, इसलिए ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, बस इतने इतने करो, ये तो है ना, इतने में से ही कोई ना कोई पूछना होगा तो इसी में से पूछेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो ये तो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। फिर एक क्या होता है हमारा, फेराडे लॉ, है ना, फेराडे लॉ, ठीक है। तो फेराडे लॉ का भी वो लिख के एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फेराडे लॉ ना, अभी 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 वैसे हमने करा भी है ना। तो फेराडे भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का ही है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फेराडे लॉ ये बताता है कि ये जैसा हमने करा ना कि कॉपर गया, है ना, सिल्वर गया, ये गया, तो ये कितने अमाउंट में डिपॉजिट होगा या कितने अमाउंट में निकलेगा, या हाइड्रोजन बनी तो कितनी बनेगी, है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कितना बनेगा या कितना लिबरेट होगा, ठीक है ना। तो वो हमको किससे पता चलता है, फेराडे लॉ से। तो फेराडे ने बताया कि जो मास होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस में, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम ज्यादा पास करेंगे उतना ही ज्यादा होता जाएगा, सही भी बात है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ज्यादा होगा ना, कम करेंगे तो कम होगा इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज, है ना। और चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड्स, है ना। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम। हाँ, तो M इक्वल टू क्या आ जाता है, ZIT या ZQ, हाँ याद है ना। तो Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ना, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इसको डिफाइन करने को कभी आ सकता है 1 मार्क में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस यदि मान लो 1 एम्पियर करंट पास करें 1 सेकेंड के लिए, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा ना, Z और M बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द मास ऑफ सब्सटेंस, हाँ ऐसे लिख लो, चलो इसकी डेफिनेशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज मास ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated when 1 ampere current is passed for 1 second, when 1 ampere current is passed for 1 seconds ना in electrolysis, ठीक है। तो उस सब्सटेंस का जितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वही उसका क्या होगा, Z होगा, है ना। मतलब 1 कूलम चार्ज से, है ना, 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड मतलब 1 कूलम, तो या तो 1 कूलम चार्ज बोल दो या 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड बोल दो, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड, है ना,
इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ऐसा, तो उसको बोलेंगे Z, ठीक है। अब आपको देखो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें Z की जरूरत होगी ना, 4-5 चीजों की कम से कम, है ना। तो वो 4-5 के मतलब वैसे तो Z इक्वल टू हो जाता है ना, उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, है ना, ये होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, 1 फेराड से किसी के भी इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होता है ना। 1 फेराड मतलब 96500 कूलम, तो 96500 कूलम से ई के बराबर होता है ना। तो 1 से कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो वही क्या होता है, Z होता है ना, 1 कूलम से जो होता है, इससे आया ये फॉर्मूला, है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो अब इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ना, इसको चेंज करेंगे, वैलेंसी इंटू 965, ये, तो ये Z, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट मतलब ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो भी वैलेंसी, वो है वैलेंसी क्या आ जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, है ना, उसी को वैलेंसी लेंगे, है ना। तो एक्चुअली में वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि NiNO3 से Na हो रहा है ना, तो सिर्फ आपको Na से मतलब है, NO3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों ब्रेक ही हो जाएंगे, Na अलग जाएगा, NO3 अलग होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ Na से मतलब है, तो Na का जब Z निकालना है तो Na का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है 58 अपॉन इसकी वैलेंसी क्या आई, +2 होगी, क्योंकि NO3 की -1 होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन 2 इंटू 96500, दिस इज द Z ऑफ निकल, है ना। ज्यादातर हमको देखो ऐसे ही सॉल्ट पूछे हुए हैं जिनमें क्या है, +2 ही है ऑक्सीडेशन, CuCl2, इसमें कॉपर के निकालना है ना। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, कॉपर का वेट हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय कॉपर, फिर यहाँ पे +2 ही है, तो 2 इंटू 96500, ठीक है ना। जैसे अब एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम के +3 वाले होते हैं AlCl3, है ना, तो Al में क्या +3 चार्ज होगा, ये इससे पता भी चल जाएगा जो सॉल्ट दिया हो, है ना, दूसरे से हम इसका निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम तो हमेशा +3 ही होता है ना, उसकी चेंज होती ही नहीं कभी, ठीक है। जिंक का हमेशा +2 ही होता है, किसका, वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, नहीं, नेगेटिव भी होगा तो उसका भी पॉजिटिव ही रखना है, मॉड रखना है। जैसे ऑक्सीजन के केस में -2 होगा तो भी आपको 2 ही रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसका, मॉड्यूलस, ठीक है, साइन से कुछ भी नहीं है ना, तो वो हमेशा, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिनका नेगेटिव भी होता है उनका भी पॉजिटिव रखना। जैसे NO3 का निकालना होता तो NO3 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 आ जाता, ठीक है ऐसा। ऑक्सीजन का होता तो अपॉन 2 आ जाता, क्लोरीन का है तो भी 1 है ना, क्लोरीन -1 होता है, ठीक है, तो 1 है, ठीक। तो लेकिन अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं कभी भी नेगेटिव वालों के इन लोगों ने पूछे ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव वाले का ही पूछा हुआ है ना, कि एल्यूमिनियम कितना होगा डिपॉजिट, जिंक कितना होगा। लेकिन यदि पूछें तो मान लो अब इसी से पूछें क्लोरीन कितना निकलेगा, तो क्लोरीन का -1 होता है, तो इसका Z हो जाएगा 35.5 अपॉन 1 इंटू 96500, ठीक है ऐसे। फिर एक आध के वो लिख लेते हैं, जिंक भी बहुत कॉमन है, जिंक का भी हमेशा +2 होता है, तो जिंक का Z हो जाएगा 65 अपॉन 2 इंटू 96500। और एक और जो बहुत कॉमन है सिल्वर, है ना, सिल्वर, है ना, तो सिल्वर का भी हमेशा +1 वाला ही आता है, तो इसका भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा, Z 108 अपॉन 96500 ना। इनके एटॉमिक वेट हो सकता हो दे भी दे, इनके एटॉमिक वेट दे भी सकते हैं,
फिर भी ये 4-5 के तो याद कर लो तो अच्छा ही है ना, 4-5 ही तो है। उसमें से सिल्वर का मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ना, सिल्वर काफी पूछते हैं ना, सिल्वर का, निकल का भी एक क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक है, तो देखो ऐसे आएंगे ना। तो एक तो देखो सीधे फॉर्मूले से आ जाएंगे, जब भी मास वगैरह आए, करंट दिया हो, टाइम दिया, तो फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर, है ना, सीधे उससे आ जाएगा। एक ऐसा होता है कभी कभी रिएक्शन दे के पूछते हैं कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ है इनके रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में। ठीक है, जैसे हमको एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में शायद क्रोमियम का पूछा हुआ है, सीआर का इंटेक्स्ट, शायद 13 नंबर कौन सा है, देखना इंटेक्स्ट में एक होगा CR2O7 2 निगेटिव ऐसा करके होगा। हाँ, इंटेक्स 12 नंबर वाला, 12 वाला। ठीक है, इसको कर भी लेते हैं। ठीक है, ये कभी पूछ भी सकते हैं, तो इसको कर लेते हैं। देखो है ना, क्या दे रखा है हमें, CR2O7 2 निगेटिव, है ना, उसमें तो खैर बहुत इजी सब कुछ दे ही रखा है। इससे क्या बनता है, CR3 पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे दे ही रखा है +6C निगेटिव, है ना। यदि मान लो ये नहीं दिया हो और फिर पूछा हुआ है कि 1 मोल, है ना, CR2O7 को इसमें कन्वर्ट होने में कितना चार्ज लगेगा, है ना, ये क्वेश्चन पूछेंगे ना। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ CR2O7 2 निगेटिव इंटू CR3 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा भी आए तो भी इसी को यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनके बीच की कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया वो निकालना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं या लॉस करे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले CR की क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो X होता है तो 2X प्लस O की क्या होती है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, है ना। ये -2 से इक्वेट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है, -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2X -14 इज इक्वल टू -2, या फिर X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6। देखो ये +6 से +3 में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन अब इसमें कितने CR है, 2 CR है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 लेना, क्योंकि इसके 1 मोल का पूछा है, इसके 1 मोल में 2 CR है ना। एक CR के लिए कितना चेंज है, 6 से 3 का, है ना। 2 CR के लिए कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 2 3 6 ना, मतलब कितना चेंज हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, है ना, क्योंकि इसके 1 मोल का पूछा है और इसके 1 मोल में 2 क्रोमियम, है ना। 1 क्रोमियम के लिए हमने ये चेंज निकाला था, है ना, तो 2 क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है देखो इसमें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 1 मोल CR2O7 और 1 मोल CR2O7 में 2 क्रोमियम। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट 1 क्रोमियम की निकली ना, इसलिए जो भी चेंज आ रहा है उसका क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसमें। तो डबल कर देंगे तो इसमें कितने का चेंज आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन का, है ना। और जितने मोल इलेक्ट्रॉन आए उतने फेराडे क्या हो जाएगा आंसर, तो 6 फेराडे या 6 इंटू 96500 कूलम, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो ऐसे निकालना है इसको, है ना। या जैसे मान लो ऐसा आ जाता, MnO4 निगेटिव से Mn2 पॉजिटिव है ना, 1 मोल का मान लो पूछा हुआ, तो अब इसमें पहले हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, है ना। तो Mn की कितनी आएगी, X प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +7, ये +7 इससे काय में चेंज हो रहा है +2 में। अब इधर एक ही mn है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। +7 और +2 मतलब कितना डिफरेंस हो गया 5, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 फैराडे ना, आंसर हो गया 5 फैराडे। ठीक है, तो जब ऐसा रिएक्शन ऐसे पूछा हुआ हो है ना एक ही सब्सटेंस का, तो ऐसे निकाल लेंगे हम। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उतने ही फैराडे लगेंगे 1 मोल के लिए, है ना। 1 मोल के लिए क्या लगेंगे, उतने ही फैराडे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे ही होता है। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे। ठीक है, यदि हमने 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो ये MnO4 निगेटिव है ना, इसका 1 मोल चेंज हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बस इसमें जो भी चेंज हो वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, तो इसको है ना, तो ऐसे ही ये फैराडे लॉ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। या इसमें कुछ ये जैसे एक ये दे रखा है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर 10 वाला इन टेक्स्ट में, है ना 10 वाला, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electron flow through the wire। है ना, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि हमें क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर ना, कितने आवर्स के लिए 2 आवर्स के लिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो करी है ना, इतना करंट फ्लो करा है 2 आवर्स के लिए। अब पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे Q, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। तो I मतलब करंट इंटू टाइम इन सेकेंड्स, है ना, तो 2 इंटू 60 इंटू 60, इतने कूलम क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो तरीके, या तो इसको फैराडे में चेंज करो, और या फिर हमको ये पता है 1 फैराडे इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना। 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हो जाए तो हाँ हाँ निकल। ठीक है, 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो और 1 फैराडे मतलब कितना होता है 96500 कूलम ना, तो 96500 कूलम से कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इतने में, तो इतने में कितना हो जाएगा ना, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, इतने कूलम मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 96500 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा कि 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, है ना। ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत ज्यादा आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कम नहीं आएंगे, क्योंकि हाँ इससे कम आएंगे क्योंकि ये कम है ना, या ज्यादा हो 96500 से ज्यादा होगा तो आंसर उससे ज्यादा आएगा, है ना, उससे कम होगा तो आंसर कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। बस उसके लिए एक ही चीज ध्यान रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, वो यूनिटी ऐसे बने, और वो कितने के बराबर होता है 96500 कूलम, है ना, उसके बराबर। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये फाइंड कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए हैं फ्लो हुए। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन आपके M इक्वल टू ZIT पर बेस्ड होते है ना, वो बाकी के सब इससे हो जाएंगे M इक्वल टू ZIT से। ठीक, तो देखो फैराडे लॉ पे कुछ आए, है ना, तो इस ढंग से करना है।
ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आए तो वो भी हमने कर ही लिया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोल, क्योंकि ये 1 मार्क में आएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो सीधे सीधे बस आंसर ही लिखना है ना, कि आंसर्स लिखने होंगे, ठीक। और ये भी आएगा तो देखो ये भी क्या 1 मार्क का ही आएगा कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 मार्क से ज्यादा थोड़ी आएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा चांस है हमें पूरा 2 या 3 मार्क का न्यूमेरिकल का चांस है, जो अभी पोर्शन हम करेंगे नस्ट इक्वेशन या कंडक्टिविटी कंडक्टेंस और उससे, है ना। फेराडे लॉ से चांस ज्यादातर है 1-1 मार्क के क्वेश्चन आए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। और कोई सा आया भी तो हम फॉर्मूला और ये मिला के आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप देखो ट्राई करना इनके क्वेश्चंस। फिर उसके बाद अब क्या है हमारा, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, ये सब, ठीक है। तो इसमें बस हमें फॉर्मूले ही याद रखने हैं, ये तो आप लोग उसमें भी करते हो फिजिक्स वगैरह में। रेजिस्टेंस इक्वल टू, हाँ क्या होता है, हाँ हाँ एल बाई ए के, मतलब एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रो एल बाय हो गया। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, दोनों बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि 1 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ है इलेक्ट्रोड की और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस व्हेन द length of electrode is 1 unit and area of cross section is also 1, है ना। जब 1 है तो ये रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हम उससे निकाल लेते हैं, आप लोग फिजिक्स में निकाला भी हो शायद, मीटर ब्रिज वगैरह, है ना, उससे निकल जाता है, और फिर इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी निकल आएगी, है ना। नहीं तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से निकलती, लेकिन वो सिर्फ किस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जब ये दोनों 1-1 है। तो कभी भी देखो डेफिनेशन आए किसी चीज की तो ऐसे डिफाइन करना, फॉर्मूले में बाकी चीजों को 1 रख देना तो ये इसके बराबर है ना, ऐसे इनको डिफाइन करते हैं ना, कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल व्हेन द इलेक्ट्रोड हैज 1 यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट। यूनिट यूनिट में लिखो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे, है ना। फिर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, हाँ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, या इनके टर्म्स में करना है तो क्या हो जाएगा, ए बाय रो एल, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। अब रो और या आर के टर्म्स में करना है तो क्या हो जाएगा, एल बाय आर ए, है ना, हो जाएगा नहीं, एल बाय आर। ये फॉर्मूला काफी काम का है। कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, कपा, है ना, और कंडक्टेंस को कैपिटल जी, ठीक। और यदि इसका जी के साथ रिलेशन चाहिए तो जी इंटू एल बाय हो जाएगा, है ना। तो ये सब कंडक्टिविटी के रिलेशन हो, ठीक है। एक और ये एल बाय ए क्या होता है, किसी भी एक सेल के लिए एल बाय ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको एक अलग से नाम दे देते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ना, एल बाय ए। और इसको, है ना, बुक्स में जी एस्ट्रिक से डिनोट किया हुआ, जी एस्ट्रिक, है ना। तो ये हो जाएगा एल बाय ए, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं कपा, ये इसके, है ना। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ 1-2 फॉर्मूले और जोड़ के
है ना। तो अब इसमें एक होता है हमारा कॉलरॉश लॉ, है ना, उस लॉ पर बेस्ड एक दो फॉर्मूले, ठीक है। तो उस पर बेस्ड एक फॉर्मूला है हमारा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी पहले उसके पहले हम मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको काय से डिनोट करते हैं, लैम्बडा एम, लैम्बडा, ठीक है। तो है ना, तो अब इसकी डेफिनेशन पूछें तो क्या लिखेंगे, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका हमें मेन जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है, कपा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी। अब इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब कप्पा हमें दे रखा हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ना, ठीक है, तब इसका यूज करना। मोलेरिटी तो मोल्स पर लीटर में होती ही है, इसको पूरा चेंज कर चुके हैं हम, इसकी यूनिट वगैरह 1000 इसीलिए लगाया है कि वो मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, मोलेरिटी मोल्स पर लीटर में, कपा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। एक बार इनकी सबकी यूनिट भी कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, है ना, कंडक्टेंस की क्या होती है ओम इनवर्स या सीमेंस भी अब बोलने लगे, या एमएचओ, है ना, कंडक्टिव। और रो की क्या होगी यूनिट, रो की यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर या कभी कभी ओम मीटर, ठीक है। इसलिए कपा की क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। लेकिन अब ये ओम इनवर्स की जगह एस भी कर दिया, है ना, तो कभी ऐसा है एस सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो भी है बात, ठीक है ना। तो ये सब इन सब की क्या हो गई यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब इससे हम यदि लैम्बडा एम की यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ लैम्बडा, तो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। ये दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, है ना, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। इसकी हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर वो, और मोलेरिटी की यहां पे फिर क्या रखना पड़ेगी, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे फिर ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि लीटर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो 1000 से चेंज हो चुका है, लेकिन अब वो यूनिट फिर बदल जाएगी उसके, है ना, कि मोल पर लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी, ठीक। तो ये लैम्बडा एम हो गया, है ना, लैम्बडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब एक और सिंबल इसमें यूज करते हैं, लैम्बडा एम नॉट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, है ना, जो भी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्यूशन इज नियर जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये जीरो इसलिए लगाया हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जब जीरो हो जाएगा, तब ये सबसे हाईएस्ट पर रीच करेगी, है ना, क्योंकि लैम्बडा एम क्या होता है, डाइल्यूट करने पे बढ़ता है ना, तो जीरो पर सबसे हाईएस्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोला लिमिटिंग, है ना, इससे अब ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे अब ये अल्फा निकलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है, तो अल्फा इक्वल टू होता है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट, ना, दिस इज अल्फा, ठीक है। और कभी कभी एक चीज और पूछते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट,
डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, इसको भी के से ही डिनोट करते हैं। एसिड के लिए होता है तो के लिख देते हैं, बेस के लिए होता है तो के भी लिख देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। सी यहाँ पे मोलेरिटी है ना, और अल्फा इससे आएगा और फिर उसको इसमें पुट करें, ठीक है। तो यदि देखो 3 मार्क का क्वेश्चन यदि आया तो आपको उसमें एक तो ये निकालना रहेगा लेमड़ा है ना, ये निकालना पड़ेगा, कप्पा दे रखा होगा, मोलेरिटी दे रखी होगी, और लेमड़ा नॉट एम भी दे रखा होगा। ये 3 चीजें देंगे, लेमड़ा नॉट एम, कप्पा और मोलेरिटी। तो उससे पहले लेमड़ा एम आएगा, है ना, फिर इस फॉर्मूले से अल्फा आएगा, और फिर पूछेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इससे आएगा, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना, कि जिसमें ऐसा हमको पूछे, है ना, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हमको पड़ेगी, क्योंकि वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेंगे। तो उस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए लेमड़ा एम चाहिए रहेगा, लेमड़ा नॉट एम चाहिए रहेगा, है ना। तो उससे फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाए, कर लोगे? हाँ, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी आते हैं, बस इसमें पुट करना है वैल्यू, बस आपको इन सिंबल्स का मीनिंग आना चाहिए। उसके अलावा आपको सब उस क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 100% मिलेगा उसमें, है ना। बस इसका मीनिंग आ जाएगा तो आप उसमें पुट कर दोगे फॉर्मूले, है ना। और यदि मान लो हम उसका मीनिंग ही नहीं आएगा कि कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, इसको किसको बोलते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये, क्योंकि फिर फॉर्मूला भी याद रहेगा तो उसमें रखेंगे क्या, कप्पा हमको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी है ना, कप्पा जब वो पता होगा तब हम उसको फिर पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस, मतलब इसमें जो 3 मार्क का या 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछेंगे ना, वो ज्यादातर है कि इन पे पूछे, है ना। फेराडे पे तो 1 मार्क से ज्यादा का नहीं आएगा, है ना। इनमें चांस है कि 2 मार्क या 3 मार्क का ही आ जाए सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। और जनरली आता कौन सा है, जो एनसीईआरटी में ही दिया होता है ना, या इंटेक्स्ट में या एक्सरसाइज, उन्हीं में से आता है। तो कुछ भी मतलब इसलिए बहुत आसान है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसमें बन ही जाएंगे, है ना। बहुत मुश्किल है कि फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो आपको बने नहीं, है ना, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। अब इसमें थ्योरी का क्वेश्चन क्या आता है, तो थ्योरी का क्वेश्चन ये आता है कि इफेक्ट ऑफ, है ना, डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछ सकते, ठीक है, कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ता है ना। तो कंडक्टिविटी तो क्या होती है, डाइल्यूट करने पर हमेशा डिक्रीज होती है ना, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ना, हमेशा, है ना, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग, है ना, वो हमेशा डिक्रीज ही हो। हाँ, नहीं, कंडक्टेंस की बात नहीं हो रहा, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लैम्बडा एम, है ना, ये बढ़ेगा, ठीक है। और लैम्बडा एम क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अब कंडक्टेंस क्या होता है ना, वो तो कम हो ही रहा है, कंडक्टेंस ही तो कम हो रहा है ना, कंडक्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टेंस भी कम होगा, है ना, दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, कप्पा और जी, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो अब ये लैम्बडा एम और सी टू द पावर 1/2 में एक रिलेशन होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम माइनस ए सी टू द पावर 1/2, सी मतलब मोलरिटी, है ना। ये डिबाय हकल ने, है ना, बाय एक्सपेरिमेंट, है ना, ये इक्वेशन बताई है कि लैम्बडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इसमें ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें यदि ग्राफ प्लॉट करें तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना, और स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे आएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं तो लैम्बडा एम बढ़ता जा रहा है, मतलब डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो लैम्बडा एम बढ़ रहा है,
और 0 पर ये हाईएस्ट वैल्यू एक्वायर कर रहा है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये है ना, तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूट करने पर बढ़ रही है ना, इधर डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है ना, और 0 पर ये एक अपनी हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर लेगी, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो उस पर ये हाईएस्ट वैल्यू अचीव करेगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है, दिस ग्राफ इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो ऐसा पूछा हुआ है ना, ये ग्राफ देके भी ये पूछा हुआ है, ये किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है? तो ऐसा ग्राफ किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए, और जो वीक होता है उसका ग्राफ इस ढंग से बनता है, ये वीक इलेक्ट्रॉन, दिस इज वीक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब 0 पर एकदम शार्प राइज हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में स्टडी बढ़ता जा रहा है ना, और ये यहाँ पर एक हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर ली, तो वीक की हम हाईएस्ट वैल्यू इस ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे, है ना, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक तो ये ग्राफ देके पूछ सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग का है वीक का है, कौन सा वाला, ए दे देंगे बी दे देंगे, ए स्ट्रॉन्ग का है कि बी स्ट्रॉन्ग का है ना, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक तो ये ग्राफ ध्यान में रखना है, या सिर्फ आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनाना है। ठीक है, बस यहाँ ये ध्यान रखना है, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, सिर्फ सी नहीं है, रूट ऑफ सी। ठीक, तो ये है ना, ये से पूछ सकते हैं। और फिर अब इसको फाइंड करने के लिए, है ना, एक लॉ आया, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलरॉश लॉ, दैट इज कॉल्ड कॉलरॉश लॉ। तो कॉलरॉश लॉ क्या होता है, तो ये भी अब आपको ये भी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉलरॉश लॉ। तो कॉलरॉश लॉ बताता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका है, देखो ये लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is sum of the limiting molar conductivity of its ions, है ना ये। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलरॉश लॉ, है ना, तो देखो ये लिखने को आ सकता है ना, व्हाट इज कॉलरॉश लॉ, तो कॉलरॉश लॉ इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, है ना, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी। जैसे लैम्डा नॉट एम, ये देखो ये क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ेगी, HCOH की निकालना, है ना, और उसके लिए आपको दे इन दोनों की रखिए, लैम्डा नॉट एम H पॉजिटिव, है ना, इन दोनों की दे रखी है उस क्वेश्चन, है ना, एक इंटेक्स क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों की दे रखी है, तो लैम्डा नॉट एम ऐसे निकल आए, है ना, कि किसी का कोई भी हो, इसके अलावा जैसे मान लो ये लैम्डा नॉट एम K2CO3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट एम K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम CO3 2 नेगेटिव, है ना, इनका जोड़ देंगे तो इसकी आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना, पूरा नाम तो ये है, लेकिन वो तो कॉलरॉश लॉ आया, मतलब हमको यही लिखना है ना, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। तो इस लॉ से हम स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक वालों की भी निकाल सकते हैं ना, ये लॉ उसमें भी काम में आता है
यदि हमको स्ट्रांग वालों की दे रखी हो तो हम वीक वालों की फाइंड आउट कर सकते हैं। है ना, जैसे एक बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि उसमें NaCl है ना, और इनकी दे रखी है, देखो ये इन तीन की दे रखी है, लैम्बडा नॉट एम NaCl, लैम्बडा नॉट एम, मान लो ये दे रखी है x, लैम्बडा नॉट एम CH3CO Na, ये मान लो y दे रखी है, और लैम्बडा नॉट एम HCl, ये z दे रखी है, और पूछिए कि इसकी निकालना है, लैम्बडा नॉट एम CH3COOH, ठीक है, इसकी फाइंड करना है, ठीक है, और इन तीनों के हमको दे रखे, ठीक है। तो देखो एक जो नॉर्मल तरीका है तो वो कैसे करना है, देखो अब ये CH3COH मतलब CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव, है ना, इन दो से मिलके बना, ठीक है। तो अब जिसमें ये है, ये वाले में, है ना, और जिसमें H है, ये वाला, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, और जिसमें ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों में ही नहीं है उसको माइनस कर दो। मतलब शॉर्ट में ऐसे कर सकते देख के कि देखो CH3CO निगेटिव इसमें है, ये H पॉजिटिव इसमें है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, Y प्लस Z, और जो इसमें है ही नहीं वो वाला जो दे रखा है उसको माइनस कर दो, है ना, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या वो इतना बड़ा सा वो करके ब्रेक करके करने का कोई मतलब नहीं, है ना, ऐसी आ जाएगा, ठीक है। जो जो चीजें उसके अंदर है ना, उनको प्लस, और जो थर्ड वन इसीलिए दे रखा होगा कि वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, देंगे ऐसा, है ना, कि ऐसा ही हो, ठीक, तो ऐसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बोर्ड्स के लिए है ना हम इस ढंग से कर सकते हैं, बाकी तो फिर हो सकता हो किसी में होल ट्वाइस हो, वैसा हो, है ना, तो उसमें तो फिर थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट पूरा इस सब का है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, है ना, ये मतलब कंडक्टिविटी, और इस पर, और मुझे जहां तक लगता है इस पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, न्यूमेरिकल आने बजाय नस्ट इक्वेशन, ना, इस पे आजकल ज्यादा पूछते हैं, या दोनों का और में आए, नस्ट इक्वेशन और इसका, है ना, तो और ये पार्ट ज्यादा इजी भी है उससे, है कि इसमें सीधे सीधे बस फॉर्मूला याद करके वैल्यू ही रखनी है, और कुछ ऐसा कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि है वो भी इजी, मगर उसमें क्या ई नॉट ऐसा लिखा रहता है ना, तो कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, बाकी है उसमें भी कुछ नहीं, ठीक है, उसका ही मैं फॉर्मूला तो लिख देता हूं अभी, है ना, ठीक है, कि अब देखो, अब इसमें यदि हमको नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा, तो नस्ट इक्वेशन जो होती है, अब कोई भी मान लो कोई भी सेल है, कोई भी सेल, ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम और सिल्वर के बीच में, है ना, ये एनोड है ना, और ये कैथोड है, ठीक है, इनका एक सेल बना रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ठीक है। तो अब जैसे इस सेल को क्या होगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, और सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन, है? तो ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड पे, और ये रिएक्शन होगी हमारी काय पे, एनोड, ठीक है। हमेशा ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड, ठीक है। लेकिन इसमें एनोड क्या होता है, नेगेटिव ना, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस सेल को जैसे आपको यदि देंगे तो वो इस फॉर्म में लिख के देंगे, ऐसा Al/Al3 पॉजिटिव, और ब्रैकेट में इसकी मान लो कुछ मोलरिटी दे दी C1, फिर ऐसा लिखेंगे Ag पॉजिटिव Ag, और ब्रैकेट में इसकी कुछ मोलरिटी दे देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, और उसमें इन दोनों की ई नॉट वैल्यू दे देंगे, ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag, ये कुछ भी दे दी, x दे दी, और ई नॉट
Al3 पॉजिटिव ऑब्लिक Al, ये माइनस में होगी, ठीक है। तो इसकी मान लो x है, उसकी -y है ना, इसकी 0.80 होती है, लेकिन अब इसकी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना, वहां तो आपको वैल्यू मिलेगी, याद करना ही नहीं, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा और अब आपको बोलेंगे कि ई सेल फाइंड करो, ई सेल, ठीक है। दूसरा ई सेल नहीं देखे उस बोल सकते हैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, के सी, ये, और या फिर बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट, ये फाइंड है ना। इतनी ये चीजें ही पूछते हैं इन तीन में से, ठीक है। तो ये बात की ये जो दो चीजें हैं तो बहुत इजी है ना, इनमें सीधे डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कोई नेस्ट इक्वेशन कुछ नहीं बनाने देगी, है ना। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, ठीक है। और हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log ऑफ केस, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल का रिलेशन, ठीक है ना, ये इन दोनों का रिलेशन हो गया आपस में। अब ई नॉट सेल कैसे आता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, इससे आता है हमारा ई नॉट सेल, ठीक है। अब कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे, तो जो पहले लिखा है वो एनोड है, जो बाद में लिखा है वो कैथोड है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड है ना, ऐसे पहचाने। इस टाइप में हमेशा पहले एनोड लिखेंगे बाद में कैथोड, मतलब ये हमारा क्या हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, तो ई नॉट सेल आपका क्या आ जाएगा x माइनस ये, है ना, ऐसा, ये ई नॉट सेल आ गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है -y और इसका है x, है ना, तो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा ई नॉट सेल, अब उसकी वैल्यू बस आपको यहां पे रखनी, ठीक है। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, एफ तो कितना होता है 96500, है ना, फेराडे। एन फाइंड करना है ना, अब एक और चीज आ गई एन, है ना। एन कैसे फाइंड करेंगे, तो एन करते हैं ऐसे रिएक्शन लिखते, है ना, ऐसे फाइंड, या यदि कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आए, देखो अब इस क्वेश्चन में तो उससे हो जाएगा, लेकिन वैसे ये बेस्ट तरीका है इस ढंग से, है ना। दोनों की हमने रिएक्शन लिखी, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की, ठीक है। अब इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करो, ठीक है, दूसरा काम है दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना, तो उसके लिए इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, तो n क्या हो जाता है 3, ठीक है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो n 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक। अब मान लो यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 3 से, तो 6 आ जाता है ना, तो आंसर आपका 6 है, ठीक। यहाँ पे n क्या आ गया 3 हो गया, तो देखो अब n भी मिल गया, ई नॉट भी मिल गया, तो ये दोनों तो ऐसे डायरेक्ट ही आ जाएंगे, है ना, डायरेक्ट आ जाएंगे, उसमें अब है ही क्या, डायरेक्ट ही आ जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा, अब ये ई बनाने के बाद अब इसकी मान लो आपको लिखनी है सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या आ जाएगा Al प्लस 3Ag पॉजिटिव गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3Ag, है ना, 3E से 3E कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ा तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारी रिएक्शन ये बन गई Al प्लस 3Ag पॉजिटिव गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3Ag, ठीक है ना। ये मतलब ये सब कुछ हो गया, अब ये सब कुछ आपसे नहीं पूछेंगे, या तो ये डेल्टा जी नॉट और यही पूछ लेंगे, या फिर वो ई सेल पूछेंगे, है ना। तो लेकिन हम एक ही में सब कुछ सीख रहे हैं कि निकालना कैसे, एन आ गया हमारे पास, ई नॉट सेल आ गया, बस अब एक ही चीज बची ई सेल, है ना, ई सेल बचा। तो अब ई सेल के लिए आपको नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगी, तो देखो वो होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, देखो यहां तक का तो सब कुछ आपको वो है ही पता,
है ना। बस अब लॉग में इससे लिख दें, इस इक्वेशन से c टू द पावर c, मतलब ये इसके आगे दी स्टाइशोमेट्री, जैसे मान लो ये इक्वेशन ये होती a प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तो c टू द पावर c इंटू डी टू द पावर d अपॉन a टू द पावर a इंटू b टू द पावर, है ना, ये लिखा जाता है यहाँ। तो लॉग, अब देखो यहाँ पे c क्या है, Al3 पॉजिटिव, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव, ठीक है ना। d क्या है, Ag, और उसका आगे ये भी है तो पावर में क्या आ जाएगा 3, लेकिन Ag क्या है, सॉलिड, है ना, Al क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस लिखने, सॉलिड वालों को हटा देना, उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 ही होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे Al की लिखने की जरूरत है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, Ag पॉजिटिव का क्यूब, है ना, क्योंकि इसके पहले 3 लिखा हो, है ना। Al फिर छोड़ देंगे क्योंकि Al क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड को हमेशा स्किप कर देना, ठीक है। सिर्फ आयंस वालों के कॉन्सेंट्रेशन, देखो दिए भी उन्हीं के, है ना, आयंस के, सॉलिड का आपको देंगे ही नहीं, है ना। अब जिसका दिया नहीं है तो उसका आप यूज भी कैसे करोगे, इसलिए उसको ऐसे भी छोड़ देना, ठीक है। तो ये बन गया बस अब हमारा ई सेल का फॉर्मूला। अब इसमें ई नॉट सेल आपका ये आ गया था x प्लस वाई, है ना, ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से, वो गिवन ही है ना। एन भी आ चुका आपका 3, और Al3 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है C1 और इसका दे रखा है C2, बस अब ये यहाँ पे पुट करना है तो आंसर आ जाए, ठीक है। बस ये पूरे देखो, पूरे इसमें बस यही क्वेश्चंस पूछनी है, इस पूरे उसमें, ठीक है, नस्ट इक्वेशन और इसमें यही क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इतनी चीजों में से ही कुछ ना कुछ पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आना क्या चाहिए कि हम ऐसा दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम है ना, उससे ऐसे कन्वर्ट करना, ये नहीं आएगा तो फिर आएगा कुछ नहीं आएगा, है ना। कन्वर्ट कैसे करना है, जो लिखा है बस उसी को लिखना है, Al से Al3 पॉजिटिव बनाए, और अब 3 पॉजिटिव बनाए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, इसने 3, है ना। Ag पॉजिटिव से Ag कराए तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है ना। दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे तो वो n की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके जो इक्वेशन आ जाएगी उससे लिखना है नस्ट इक्वेशन, ठीक। तो वो हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, बस उसके आगे जो भी बैलेंस का लगा वो पावर में भी करना है ना, जो बैलेंस का लगा है उसको पावर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो ही लिखना है ना, कि जैसे है ना c टू द पावर c इंटू डी टू द पावर d अपॉन a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b, लेकिन इसमें सॉलिड वालों को हटा देना, है ना, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 ही लिया जाता है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन ही नहीं है, वो खुद ही है अकेला, तो उसको छोड़ देंगे। तो इस पर बेस्ड और आपको न्यूमेरिकल आएगा, है? और इसमें बस यही चीजें इसमें पूछते हैं। अब जैसे मान लो ये देख के पूछ लिया विच इज एनोड, तो जो पहले लिखा एल्यूमिनियम एनोड, विच इज कैथोड तो सिल्वर कैथोड हो गया, है ना, ठीक है। विच इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो एनोड होता है निगेटिवली चार्ज, तो ये एल हो गया निगेटिवली चार्ज। राइट सेल रिएक्शन ऑफ एनोड कैथोड, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन पूछना होगा तो ये सब पूछे, है ना, न्यूमेरिकल नहीं पूछना, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूछ सकते हैं, है ना। और एक लास्ट चीज आपको पूछेंगे कि यदि किसी सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें तो क्या होगा, है ना, कि कोई भी एक सेल है हमारा, जैसे मान लो ये बैटरी है, तो इस बैटरी में हमने बाहर से एक और जोड़ दिया, मान लो इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया तो क्या होगा, है ना। तो होता क्या है कि यदि, है ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें तो अंदर सेल में करंट फ्लो होना स्लो होने लग जाता है, सेल रिएक्शन बिकम स्लो। कब तक, जब तक कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ई एक्सटर्नल जो है ये लेस है ई इंटरनल से,
है ना, तब तक तो क्या होगी, सेल रिएक्शन स्लो हो जाएगी। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, है ना। व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंटरनल तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और अब जब इससे उल्टा हो जाएगा, मतलब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई इंटरनल, तो रिएक्शन बिकम रिवर्स्ड, अंदर की रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो यही होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज इससे कहीं ज्यादा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप कर रहे हो वो इसके ई नॉट सेल से बहुत ज्यादा है वोल्टेज की, इसलिए क्या हो जाता है, अंदर की रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाती है, तो सेल क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। जो जिसमें रिवर्स हो सकती है वो सब रिचार्ज हो जाते हैं, है ना, बाकियों में फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, सेल को रिचार्ज इसी कंसेप्ट से करते हैं,